गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड सेक्शन ए। पेपर का जो नाम है वो सामाजिक विचारक, सोशल थिंकर, सामाजिक चिंतक। इस सामाजिक चिंतक में सेक्शन ए के अंतर्गत 3 क्लासिकल विचारक हैं, पाश्चात्य क्लासिकल विचारक हैं। इसमें मैक्स वेबर, इमैनुएल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर के बारे में हमने पूर्व में बता दिया है। दूसरा जो विचारक है इमैनुएल दुर्खिम, और इमैनुएल दुर्खिम के विषय में हमने कुछ चर्चाएं की। इमैनुएल दुर्खिम का एक पहला जो प्रश्न था वो सामाजिक तथ्य, और जो दूसरा प्रश्न चल रहा है वो है सामाजिक एकता। कि सामाजिक एकता क्या है, अर्थात किसी समाज या समूह या समुदाय के लोगों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक एकता है। कि किसी समाज या समूह के लोगों के अंतर्गत रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि के मध्य जो समानता देखने को मिलती है वो हमारे लिए सामाजिक एकता है। सामाजिक एकता का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी के अंतर्गत किया है, अर्थात समाज में श्रम विभाजन। कि प्राचीन काल के अंतर्गत समाज में श्रम विभाजन नहीं था, कार्य का बंटवारा नहीं था। इसका एक प्रमुख कारण उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, संपत्ति का अभाव था, व्यक्तिवाद का अभाव था, सभी लोग मिलकर काम करते थे और मिल बांट कर खाते थे, सामूहिकता अधिक थी। इसलिए उसमें श्रम विभाजन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी और साधन भी नहीं थे जितना कि आज है। जनसंख्या कम थी, समाज में छोटा था, तो लोगों की आवश्यकता में सीमित थी, इसलिए श्रम विभाजन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्वतः ही प्रकृति में कुछ परिवर्तन आया और जनसंख्या का विस्तार हुआ। जनसंख्या का विस्तार हुआ तो लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी, कुछ व्यक्ति के विवेक में भी परिवर्तन आया, परिस्थितियों ने जन्म लिया, और उसके बाद धीरे धीरे श्रम विभाजन हो गया। तो प्राचीन काल में जब जनसंख्या कम थी तो श्रम विभाजन तो था, लेकिन नाम मात्र का था, और वो भी आयु, लिंग आदि के आधार। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, श्रम विभाजन का विस्तार होता चला गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई। तो यहां हम सामाजिक एकता की बात करते हैं। सामाजिक एकता ही समाज का आधार है, यही हमारी नैतिकता है। समाज के मूल रीति रिवाज, धर्म, प्रथा आदि के अंतर्गत जो समानता देखने को मिलती है वो सामाजिक एकता। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक एकता कितने प्रकार की होती है। यह सामाजिक एकता 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक एकता, दूसरी सावयवी एकता। एक यांत्रिक एकता, दूसरी सावयवी एकता। प्राचीन समाज, सरल समाज, छोटे समाज, ग्रामीण समाज, अशिक्षित समाज, परंपरावादी समाज, कृषक समाज, इन समाजों के मध्य जो एकता पाई जाती है वो यांत्रिक एकता है। और इसके विपरीत जो एकता पाई जाती है वो सावयवी एकता, अर्थात यांत्रिक एकता की जो बाद आई एकता वो सावयवी एकता है। सावयवी एकता आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, जटिल समाज, नगरीय समाज, शिक्षित समाज, बड़े समाजों के मध्य पाई जाने वाली जो एकता है वो सावयवी एकता। इस सावयवी एकता में समाज या समूह की शक्ति कमजोर हो जाती है, अर्थात सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद आ जाता है। जहां लोग मिलकर काम करते थे, मिल बांट कर खाते थे, अब यहाँ पर सामूहिकता में कमी आ जाती है, लोगों के मध्य दुराव आ जाते हैं, व्यक्तिवाद आ जाता है, संपत्ति का विकास होता है। उस यांत्रिक एकता में संपत्ति का अभाव था, केवल भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था थी।
सभी लोग मिलकर काम करते थे, मिल बांट करके खाते थे, संपत्ति का व्यक्तिवाद का अभाव था। तो वो हमारी एकता थी, यांत्रिक एकता। लेकिन सबके बाद में जो आई वो साव्यवी एकता है। अब हम बात करते हैं कि साव्यवी एकता क्या है और यांत्रिक एकता क्या है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस, अंतर, भेद, असमानता, तुलना। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर आपको इन दोनों यांत्रिक एकता से और साव्यवी एकता से आपार्ट में भी आपको यहां पर प्रश्न मिलता है। पहला प्रश्न है कि दमनकारी कानून व्यवस्था किस समाज के मध्य पाई जाती है? यांत्रिक एकता के अंतर्गत। और दमनकारी व्यवस्था जो है वो कानून की व्यवस्था है, वो कैसी है? टेट फॉर टैट के सिद्धांत पर आधारित था कि राजतंत्र के अंतर्गत राजाओं के टाइम पर जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, नियम कठोर थे, अपराध भी अधिक थे, लेकिन अपराध को सिद्ध करने के लिए सामूहिकता का अधिक महत्व था। ये समूह निर्णय करता था कि कौन सा कार्य अपराध है और कौन सा कार्य अपराध नहीं है, और कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं। इसका निर्धारण हमारा समाज और समूह करता है। आधुनिक युग में नहीं, आधुनिक युग में तो राज्य करता है कि कौन सा कानून सही है, कौन व्यक्ति सही है, कौन सा कार्य अपराध है, कौन सा कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि सामाजिक तत्व में हमने बतलाया था कि कुछ समाज ऐसे होते हैं, कार्य ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर तो अनुकूल होते हैं तो दूसरे स्थान पर प्रतिकूल होते हैं। जैसे कि सामाजिक तत्व की हमने चर्चा की थी कि सामाजिक तत्व दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तत्व और दूसरा व्याधिक सामाजिक तत्व। व्याधिक का मतलब होता है बुरा तथ्य, अर्थात वे जो तथ्य जो समाज को प्रभावित करते हैं, समाज को हानि पहुंचाते हैं, समाज को ठेस पहुंचाते हैं, समाज के विकास में बाधक होते हैं, वो व्याधिक तत्व। और इनके विपरीत सामान्य तत्व होते हैं। सामान्य तत्व में है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, यह सामान्य। लेकिन जो व्यक्ति को परेशान करता है वो व्याधिक है। आखिर इस व्यक्ति ने क्या ऐसा किया जिसकी आत्मा को हम ठेस पहुंचाते हैं, उसके साथ बुरा करते हैं, ये व्याधिक है। जब बात आती है कि व्यक्ति को मारना व्याधिक तत्व है, लेकिन किसी सीमा पर दुश्मन को मारते हैं तो वो सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है, ये भी निराधार गलत है। लेकिन समान स्थान की बात होती है। अब हम बात करते हैं दमनकारी कानून व्यवस्था यांत्रिक समाज के अंतर्गत, जबकि प्रतिकारी कानून व्यवस्था साव्यवी समाज के अंतर्गत पाई जाती है। दमनकारी कानून व्यवस्था समाज में टेट फॉर टैट के सिद्धांत पर आधारित थी कि जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है, राजा के आदेश है कि उसको वैसा ही दंड दिया जाए। यदि अपराधी ने आंख फोड़ी है तो अपराधी की आंख ही फोड़ेगा, यदि पैर तोड़ा है तो पैर ही तोड़ा जाएगा। ये राजा का आदेश था और ये दमनकारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत था। लेकिन स्वतः ही राज्य का शासन आने के बाद में दमनकारी के स्थान में प्रतिकारी कानून व्यवस्था लागू हो गई, अर्थात साव्यवी समाज के अंतर्गत प्रतिकारी कानून व्यवस्था। और प्रतिकारी कानून व्यवस्था में व्यक्ति को अपने अपराध के अनुसार दंड ना देकर उसे सुधार का अवसर दिया है कि आपने ये अपराध किया है और इसका परिणाम आपको एकांत जीवन में बिताना है, जिसका उदाहरण है जेल। आधुनिक युग के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कैसा भी अपराध करता है कम या अधिक मात्रा में, तो राज्य का आदेश है कि उसे हम एकांत स्थान पर अनेक यातनाएं दी जाती हैं, शारीरिक मानसिक, और यातनाओं के लिए एक स्थान बनाया है प्रकृति ने या राज्य ने, जेल। कि आपने ये अपराध किया है, इसका परिणाम आपको जेल में भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारी साव्यवी एकता के अंतर्गत है। एक बात और मैंने आपको यहाँ बतलाई थी कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत तो टोटमवाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टोटमवाद। अर्थात तो यांत्रिक समाज में टोटम को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि वो प्राचीन समाज है और प्राचीनों में धर्म का जो स्थान था वो टोटमवाद था। लेकिन टोटम है क्या?
ये टोटम का उल्लेख दुर्कम ने किया है ऑस्ट्रेलिया के अरंट जनजातियों के अध्ययन के आधार पर कि वे जनजातियां जो प्राचीन समय में अपनी जीवन रक्षा के लिए, किसी संकट से बचने के लिए, किसी पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षु पक्षी और पेड़ पौधे जो भी कुछ पत्थर इत्यादि की पूजा करते थे, वो हमारे लिए टोटम है। अर्थात टोटम एक धार्मिक क्रिया है जिससे लोग अपना कार्य करते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि सावयव एकता और यांत्रिक एकता क्या है, और यांत्रिक एकता और सावयव एकता में अंतर। सबसे पहला जो अंतर है दमनकारी कानून। प्रतिकारी कानून। समाज का प्रथम स्थान व्यक्ति का दूसरा स्थान। व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान। यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून व्यवस्था लागू थी, जबकि सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था लागू हुई। दूसरा अंतर है समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का दूसरा स्थान। जबकि सावयवी में व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान। यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना थी, सामूहिक चेतना, जबकि सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान था। प्रतिनिधान पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून व्यवस्था थी, जबकि सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था थी। यांत्रिक समाज में यांत्रिक एकता में समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान, जबकि सावयवी समाज में व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान था। यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना थी, जबकि इसमें सामूहिक चेतना के स्थान पर सामूहिक प्रतिनिधान हो गया। चौथा अंतर श्रम विभाजन नहीं था, श्रम विभाजन नहीं था, श्रम का विभाजन था। पांचवा अपराध अधिक थे, अपराधों यहां पर सामूहिकता थी।
इतना अंतर मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया की। यांत्रिक समाज में दमनकारी कानून थे, तो प्रतिकारी समाज में प्रतिकारी कानून, साम्यवादी समाज में प्रतिकारी कानून। यांत्रिक समाज में समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान, जबकि साम्यवादी एकता में व्यक्ति का प्रथम स्थान और समाज का दूसरा स्थान था। यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना अधिक थी, जबकि साम्यवादी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान अधिक था। यांत्रिक एकता में श्रम विभाजन कम था, नहीं था, जबकि साम्यवादी समाज में श्रम विभाजन था। यांत्रिक एकता में अपराधों की संख्या भी कम थी और जो भी अपराध थे वो छोटे मोटे थे। जो भी गाय भैंस की चोरी। साम्यवादी समाज में अपराधों की संख्या कम है लेकिन अपराध जघन्य है। साम्यवादी समाज में अपराध जघन्य थे, बड़े बड़े लोग अपराध करते हैं। यांत्रिक एकता में सामूहिकता अधिक थी, जबकि साम्यवादी समाज में, साम्यवादी एकता में व्यक्तिवाद अधिक है। यांत्रिक में टोटम था, टोटम या टोटमवाद। टोटम या टोटमवाद को अधिक महत्व। अर्थात धर्म का महत्व था, धर्म का अधिक महत्व था। यहां पर धर्म का विशेषीकरण हो गया। ये प्राचीन आदिम सरल छोटे ग्रामीण परंपरागत समाजों में मिलता है, समाजों में मिलती है, समाजों में मिलती है। अर्थात प्राचीन समाज, आदिम समाज, सरल समाज, छोटे समाज, ग्रामीण परंपरागत समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है, जबकि आधुनिक औद्योगिक जटिल नगरीय बड़े समाजों में एकता पाई जाती है। यांत्रिक एकता के अंतर्गत आदिम या यांत्रिक एकता आदिम, प्राचीन, सरल, छोटे, ग्रामीण परंपरागत समाजों के मध्य देखने को मिलती है, जबकि साम्यवादी एकता आधुनिक औद्योगिक जटिल नगरीय बड़े समाजों में देखने को मिलती है। यहां पर बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यांत्रिक समाज में समाज ही कानून बनाता था, समाज ही लागू करता था, समाज ही दंड निर्धारित करता था, कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं, सब कुछ सामूहिकता के आधार पर ही समाज के लोग ही करते थे, जो कि राजनीतिक एकता अधिक थी। जबकि साम्यवादी समाज में समाज कमजोर हो जाता है, सामूहिकता क्षीण हो जाती है और यहाँ पर राज जन्म लेता है।
राज्य जन्म लेता है और राज्य के 3 अंग हो जाते हैं। यहाँ कार्यपालिका, राज्य का जन्म होता है। राज्य का जन्म होता है और राज्य में सरकार के 3 अंग हो जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अर्थात अब यह सामूहिक शक्ति कमजोर होकर के शासन एक व्यक्ति विशेषों के मध्य स्थापित हो जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसमें लागू करती है और न्यायपालिका केवल न्याय करती है। अब यह समाज काम नहीं करता, बल्कि समाज को नियंत्रण करने के लिए सरकार का निर्माण किया गया है। सरकार के 3 अंग हैं। अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से यांत्रिक समाज में जो अर्थव्यवस्था थी वो सरल थी। सभी मिलकर काम करते थे, मिल बांट कर खाते थे। लेकिन भरण पोषण अर्थव्यवस्था वाली थी, भरण पोषण वाली व्यवस्था थी। सभी लोग मिलकर काम करते थे, मिल बांट करके खाते थे। किसी प्रकार का पेट भरने के बाद में शेष जो बचा हुआ है इसको रख जाइए और किसी को दे दिया करते हैं। लेकिन आधुनिक युग के अंतर्गत ऐसा होता है कि ये बचत वाली अर्थव्यवस्था आ गई। ये बचत वाली अर्थव्यवस्था आ गई। इसमें व्यक्ति बचत की कोशिश करता है, लाभ का प्रयास करता है, विवेक अधिक हो गया, विकास का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो धर्म का विशेषीकरण हो गया। धर्म का विशेषीकरण हो गया। धर्म के अनेक रूप हो गए, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ पर हम सभी टोटमवाद का ही उल्लेख करते थे। लोगों में इतने विवेक नहीं था कि धर्म का विशेषीकरण हो गया। सभी लोग टोटम की पूजा करते थे, सभी लोग टोटम को मान्य करते थे। टोटम ही सबसे बड़ा उनका धर्म था और टोटम उनको सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य करता था। लेकिन सार्वजनिक समाज के अंतर्गत धर्म का विशेषीकरण हो गया, धर्म का खंडन हो गया। अब लोगों को अलग अलग विचारधाराएं जन्म लेती हैं। यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का जन्म होता है, लेकिन वहां पर केवल टोटमवाद का ही जन्म था। तो इस प्रकार से यह रहा हमारी सार्वजनिक एकता और यांत्रिक एकता का